जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो मॉक टेस्ट भी होने वाली है। आपको पता है कल से आपकी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गई है। कल आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट कंप्लीट किया था, आज मैं आपको इसका सेकंड मॉक टेस्ट कंप्लीट कराने वाला हूं। मैंने आपको जो मॉर्निंग में मॉक टेस्ट शेयर किया था यूनिक का था, उसमें कुछ क्वेश्चन चेंजिंग किया है मैंने यहाँ पे आपके लिए, और उस प्रैक्टिस सेट को मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो जो आपको चेंजिंग दिखने वाला है वह टीचिंग एप्टीट्यूड में दिखेगा, जी के जीएस में दिखेगा और इंग्लिश में दिखेगा। हिंदी में और रीजनिंग में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप सभी लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए ताकि आज की क्लास आपकी मिस ना हो, क्योंकि आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप इसको जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो के लास्ट में बता सके कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। आप एक कॉपी और पेन रख लीजिए, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व पहले से कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको करेक्ट वर्ड निकालना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग निकालना है। इसमें कौन सा स्पेलिंग जो आपका करेक्ट होगा आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो आज का इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंग्लिश से है पहला क्वेश्चन, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर कीजिए, हम इसका आंसर बताते चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो जो आपका यहाँ पे दिखेगा 1 से 5 तक जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वह आपका करेक्ट वर्ड होगा। फिर उसके बाद जो आपका 5 क्वेश्चन दिखेगा 6 से 10 तक, वह आपका आइडियम्स फ्रेजेज होगा। ठीक है, इडियम्स फ्रेजेज होगा, मुहावरा होगा। और 10 से जो आपका 11 से 15 तक दिखेगा वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर निकालना है। तो चलिए राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडुलेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट वर्ड्स, इसमें आपको निकालना है कि करेक्ट कौन सा है। क्लियर है, तो आपको पता है करेक्ट क्या हो जाएगा, एडुलेशन हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को पे चलते हैं, फटाफट चलना है, जल्दबाजी भी करना है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट है कौन सा है। एग्लोमेरेशन, ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे इसकी स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपके क्वेश्चन जो है स्पेलिंग एरर से भी आते हैं, इडियम्स फ्रेजेस से भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सेट प्रैक्टिस पर कुछ क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप पहली बार कर रहे हैं, मैं अपनी क्लासेस में ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ। अगर आज इसमें अगर आप कोई गलतियाँ करते हैं तो फिर आपको बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एग्लोमेरेशन। इसका स्पेलिंग क्या होता है, AGGLOMERATION। ठीक है, क्या होता है, एग्लोमेरेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिखेगा, डिफरेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है इसका सही क्या होगा। एक डिफरेंट होता है ना। चलिए यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, कौन सा होगा, कोशिश कीजिए इसका आंसर निकालने का। अरे भाई यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस। देखो इसमें गलतियां मत करना, इसमें सुधार कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत दोगे, यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, DEFERENCE। क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सम्मान होता है। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग गलतियां कर रहे हो ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो लोग इसका ऑप्शन नंबर ए सही किए हैं उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट वर्ड्स, आपको यहाँ पे लिखना है क्या होगा इसका सही। नहीं बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। भाई डिफरेंस पे वो नहीं होगा ना, क्या था स्पेलिंग, सही है भाई, DEFERENC। डिफरेंस अलग है, सम्मान होता है इसका। आप जो कह रहे हैं कि DEFFERENC, गलत है, ये स्पेलिंग में नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंस में ये नहीं होता है, डिफरेंस में ये थोड़े ना होता है। हर डिफरेंस में ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ऑप्शन यही होगा। चलो फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो आप लास्ट में मैसेज करना।
चलो यहाँ पे जो सही था मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको निकालना है कि लाइवलीहुड कैसे लिखेंगे, और यह क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है, वो डिफरेंट होता है और एक आपका डिफेंस होता है। चलो तो इसका आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका तो आंसर आप सही दे रहे हो ना। देखो अभी भी इसमें आप लाइवलीहुड में जा रहे हो, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन में आप यहाँ पे गलतियां कर रहे हो तो एग्जाम में क्या होगा, भगवान भला करे आपका। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में आपसे गलतियां हो रही है। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, LIVEALI होगा ना, ऑप्शन सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आपको बताना है यहाँ पे कि बेनिफिशियल कैसे लिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करना है तो इसलिए फटाफट करना है। तो बेनिफिशियल कैसे लिखेंगे, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, स्पेलिंग एरर क्यों हो रहा है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BENEFICIAL होगा, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ गए थे ना आप लोग। चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चलो अभी उसके पहले मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मुहावरा देखना है। चलो आपको यहाँ पे बताना है, हाँ अभी आपको 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन मिलेगा आपको मुहावरे का मिलेगा, इडियम्स फ्रेजेस का। और फिर आपका 11 से जो 15 तक मिलेगा वह क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा। तो टू क्राई वोल्फ, चलो आपको यहाँ पे बताना इसका आंसर क्या होगा। आज की मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो बस आप सभी सेशन को एंजॉय करना और लास्ट तक जरूर क्लास करना। देखो लास्ट तक क्लास करोगे तो बहुत मजा आएगा। क्या हो जाए, क्वेश्चन क्या है, टू क्राई वोल्फ। चलो टू क्राई वोल्फ इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है क्या। टू क्राई वोल्फ इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यह आपका इडियम्स फ्रेजेस है। तो इसका आंसर हम लोग करते हैं कि टू गिव फॉल्स अलर्ट, क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश जो हो जाएगा, इसका माफ कीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वह टू गिव फॉल्स अलार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू गिव फॉल्स अलार्म हो जाएगा, ठीक है। अकारण शोर मचाना होता है, अरे भेड़िया मुहावरा नहीं हो जाएगा, अकारण शोर मचाना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, टू इंड इन ए स्मोक। अब देखो टू इंड इन ए स्मोक, यह क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जो आपको 7 दिख रहा है यह क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, टू इंड इन ए स्मोक। अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए क्या होगा। कोशिश कीजिए, देखो कोशिश तो करना है। अगर मुझे पता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन एक काम करो ना, आप यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे इसको लो। और करना क्या है, आपका निगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, तो आप प्रयास करो कि सही हो जाए। देखो तो इसका आंसर हो जाएगा टू रन वन सेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। क्वेश्चन है कि टू बी अबव बोर्ड, क्या कहता है कि टू बी अबव बोर्ड, और यह भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। चलो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूं। अगला क्वेश्चन है कि टू बी अबव बोर्ड, आपको अबव से मैं रिलेटेड क्लास दिया था, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अरे भाई जब ऊपर आपको जाना होगा तो बिजनेस में मैंने आपको क्या बताया, टू बी अबव बोर्ड, यानी कि आपको अगर बोर्ड पे जाना होगा, अगर आप स्टूडेंट है, याद है आपको मैंने तरीका बताया था क्या, कि अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपको इस क्लास में बुला लिया जाए बोर्ड पे, तो बोर्ड पे जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई भी काम ईमानदारी से डील करेंगे ना, याद होगा तब ना, ईमानदारी से डील करेंगे, यानी कि टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। जो भी आपका डील होगा, जो भी आपका समझाना होगा आपको, तो ईमानदारी से करेंगे जो भी बिजनेस करना होगा। अगर आपको बोर्ड पे बुला दिया जाता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका मतलब टू बी अबव बोर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिखेगा, टू पुट वंस हैंड टू फ्लॉट। अब इसका इंग्लिश तो पता नहीं होगा, चलो इसका ऐसे ही बताओ आंसर क्या हो जाएगा। देखो तो याद करना था आपको, और कुछ तो आपको यहाँ पे रट्टा भी मारना पड़ेगा, वो तो करना होगा, क्योंकि
बहुत क्षेत्र है भाई, एरियम स्पेस बहुत है, आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। तो चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क। क्या हो जाएगा? टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क, यानी कि क्या होता है? कठिन टास्क हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन 10 है कि टू पिक होल्स, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है और क्वेश्चन क्या है कि टू पिक होल्स, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 10 है, इसका आंसर बताना क्या होगा? टू पिक होल्स, क्वेश्चन नंबर है 10 है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू कट सम पार्ट ऑन एन आइटम। अरे दोष निकालना, देखो अब दोष निकालना क्या, किसी सामान में छिद्र होना यानी कि छेद होना, यानी कहने का मतलब टू कट सम पार्ट ऑन आइटम। अगर कोई आइटम है तो उसमें क्या होता है, उसमें कट आइटम यानी कि छेद करना। आप देखते ना कोई भी आइटम है उसमें छेद करना हो जाएगा। टू पिक होल्स, होल्स मतलब क्या होता है? छेद करना हो जाएगा ना, होल मतलब होल करना, छेद हो जाएगा, तो इससे आप रिलेटेड कर सकते हो टू कट सम पार्ट्स ऑन एन आइटम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो अब चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका वन हु कैन नॉट इजिली प्लेस्ड। अब इसका आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही पाओगे, अरे कोशिश करना है, अगर नहीं भी आता है तो भी आ जाएगा, कोशिश करना है, पहले कोशिश तो करो। क्वेश्चन कह रहा है वन हु कैन नॉट इजिली प्लेस्ड, इसका आप स्पेलिंग बताओ क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश क्या, इंग्लिश माफ कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? चलो इसका माफ कीजिए, ध्यान थोड़ा भटक जाता है, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर कीजिए पहले। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? जिसे आसानी से खुश नहीं किया जा सके क्या कहलाएगा? अरे भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा। जूम तो है भाई, जूम तो करके रखे है ना, इतना अच्छा तो दिख रहा है, आप वीडियो को क्वालिटी जो है बढ़ा के देखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए जो लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहा है बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। चलो अब अगला देखो, अगला है कि द मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई का हत्यारा क्या कहलाता है? भाई का जो हत्यारा होता है वह क्या कहलाता है? होमिसाइड, रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड या फिर सुसाइड? क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है द मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई का हत्यारा क्या कहलाता है? अरे जो लोग क्लासेस मिस कर रहे हैं करने दो उनको, अब मुझे नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। चलो इसका राइट आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रैट्रिसाइड हो जाएगा। भाई का हत्यारा क्या हो जाएगा? फ्रैट्रिसाइड होगा। अरे होमिसाइड थोड़े ना होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 13 है कि ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ। अब इसका इंग्लिश क्या होगा आपको बताना है और साथ साथ इसका आंसर भी बताना है। देखो, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड द प्लीजर ऑफ लाइफ। अरे पेन्स तो समझते हैं ना, दर्द, और प्लीजर मतलब क्या होता है? आनंददायक होता है, ठीक है ना। तो इसके बीच का डिफरेंस तो आप समझते हैं ना भाई, जो इसके डिफरेंस को नहीं समझेगा क्या होगा? चलो ऑप्शन बी होगा, सी नहीं होगा। अरे ऑप्शन बी होगा, बहुत इंग्लिश वीक है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, आज क्वेश्चन तो कर लो, कम से कम आपके सामने आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 14 है, देखो इसका आंसर करो आप सभी। क्वेश्चन है कि एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थ्रो अलाउड व्हेन बाय वन सेल्फ और रिगार्डलेस ऑफ एनी हेड्स, ठीक है, स्पेशली बाय ए कैरेक्टर इन ए प्ले। अब इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा वास्ट है आपके लिए, चलो इसका आंसर कीजिए क्या होगा, तो फटाफट इसका आंसर करना है। तो चलिए इसके राइट आंसर क्यों चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अरे भाई मैं जूम तो करके रखा हूं ना, अब कितना जूम करूँ यहाँ पे, क्या सबको परेशानी हो रही है? अरे 360 पे मैं भी देख रहा हूँ, मैं आपको कैसे दिखाऊं यहाँ पे,
दिख तो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी इसमें क्या जूम करना है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 50 है, इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। अरे भाई अच्छा चल रहा है, जिनका अच्छा नहीं चल रहा है आप लोग जाके फिर से उसको रिफ्रेश कीजिए। अरे दो कौन आ गया डिसलाइक करने वाला? अब मुझे नहीं पता है, चलो एक चीज़ तो आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चला है कि कुछ लोग मेरे इंतजार में बैठे रहते हैं डिसलाइक करने के लिए, इसका भी बहुत अच्छा मजा आता है। चलो दिल को कम से कम खुशी तो मिलती है कि कम से कम जितने चाहने वाले हैं, कम से कम डिसलाइक करने वाले तो जरूर है यहाँ पे, कम से कम आप सभी बेसब्री से इंतजार भी तो करते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी की ओर। ठीक है, अब फटाफट आंसर करना है, हिंदी की ओर चलते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला था ताकि आपको जो है अच्छा लगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब ये तो आपको दिख रहा होगा ना, अब मैं जूम करूंगा, जितना आप कहोगे उतना जूम करूंगा, है ना। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठाइन, सेठनी, सेठिन या फिर सेठानी? तो फटाफट इसका आंसर करना है। तो देखो सेठ का क्या हो जाएगा, सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सेठानी हो जाएगा ना। सेठ का क्या हो जाएगा? सेठानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो लोग अभी जुड़े हैं, आपका इंग्लिश का क्लास मिस हो गया है, आप उसको बाद में देखिएगा। इंग्लिश में स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस कराया गया है। अगला कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? और यह क्वेश्चन लगभग 10 से 20 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, यह क्वेश्चन लगभग 10 से 20 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से। लगभग 15 से 20 बार हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? देखो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ को बदलता है। तो परामर्श में क्या है भाई? परा है, क्या है? परा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर यही प्रत्यय होता है तो प्रत्यय में बाद वाला होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, इसमें कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने इस बार क्या किया है ना, कि बहुत अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की अधिक आशा है, यह कौन सा वाक्य है? आप भी अगर परिश्रम करेंगे तो आपके पास भी सफलता चल के आएगी। तो यह कौन सी वाक्य है? तो यह वाक्य जो हो जाएगी ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त हो जाएगी। और लगभग यहाँ पे 50% लोगों का आंसर जो है ऑप्शन बी आ रहा है, बाकी लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है यानी कि मिश्रित है। तो आप लोग इसमें सुधार कीजिए और ऑप्शन बी के साथ आइए, संयुक्त होगा। ठीक है, क्या है? संयुक्त है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 20 दिखेगा, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? अब आपको पता है ना, कर्ता के बारे में आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये चीज पता है ना, विभक्ति चिन्ह 8 होते हैं, तो विभक्ति चिन्ह आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्या समझाना है, तो पता है ना। हिमालय से गंगा निकलती है, अब भाई हिमालय से, कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सा कारक? विभक्ति चिन्ह याद होना चाहिए ना आपको। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? अरे भाई गंगा हिमालयात निसरती, ये तो आप संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं ना। इसका आंसर करना है कि हिमालय से गंगा निकलती है। क्या होगा? विभक्ति चिन्ह पता है ना, करण होगा या अपादान होगा? हिमालय गंगा से निकलती है। देखो इसमें कंफ्यूजन है क्या? अब बताओ करण होगा या अपादान होगा? कौन सा कारक? चलिए देखो विभक्ति चिन्ह याद है ना। अरे भाई अपादान हो जाएगा। देखो अपादान होगा, अपादान कंफर्म डी होगा, अपादान होगा। ठीक है, अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आपको फिर से मुझे कारक पढ़ाना होगा। अपादान होगा, अपादान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लगता है एक क्लासेस आपको कारक की देनी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हिमालयात गंगा निसरती, संस्कृत में पढ़े थे ना, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे।
उसके लिए राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्र आसीत्। अब उतना संस्कृत तो आता नहीं, चले यहाँ पे क्वेश्चन करो। सितारा देवी बीना वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको बताना है सितारा देवी बीना वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो आपको पढ़ाना होगा। देखिए विभक्ति चिन्ह तो आपको पता है ना, लेकिन वहाँ पे आपको कारक लगता है कि आप क्लासेस उसकी देनी होगी। चलो इसका आंसर कीजिए फटाफट, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्तृवाच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपराहन का सही अर्थ क्या है? अब देखो इसके बारे में मैंने एक क्लासेस जो लिया था उस समय आपको बता दिया गया था कि एम क्या होता है, पीएम क्या होता है। ठीक है ना, आपको प्रॉब्लम होती थी ना एम और पीएम में, तो इसकी क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोपहर के बाद का समय क्या होता है? अपराहन होता है ना। अब देखो अभी भी कंफ्यूजन है एम पीएम में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायदा शब्द क्या है? देखो कायदा है, नहीं कहते हैं आप किसी को कि ये तुम अपने कायदा में रहो, बोलते हैं ना कि कायदा में रहो, कायदा कानून में रहो। तो कायदा कौन सा शब्द है? बोल तो देते हैं हम लोग तो बहुत सारे ऐसे शब्द बोलते हैं जो अपना शब्द है ही नहीं। बोलते हैं ना कि कायदा क्या है भाई, कायदा। तो कायदा कानून की बताए तो यह अरबी शब्द है। क्या है? कायदा। आप कहते हैं किसी को कायदा में रहो तो यह अरबी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा दोस्त, अरबी शब्द हो जाएगा, फारसी नहीं होगा, अरबी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है। देखो अपनापन जो है भाववाचक संज्ञा बनी है किससे? जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से। तो आपको बताना है कि अपनापन जो भाववाचक संज्ञा बनी है वह किससे बनी है। तो फटाफट इसका आंसर बताना है क्या होगा दोस्त। तो चलिए इसके राइट आंसर की चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वनाम से। किससे बना है? अपनापन जो है भाववाचक संज्ञा बनी है किससे? सर्वनाम से। और जो आपका प्रोनाउन था बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करा दिया गया था। ठीक है, नाउन भी पढ़ा दिया गया है। अगर कहीं क्लासेस आपको मिस हुई होगी तो आप फिर से जाके कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? देखो देवासुर में क्या हो जाएगा? देव और असुर। देखो देव और असुर क्या हो जाएगा? द्वंद्व होगा। याद है ना समास? अगर समास याद होगा तो इसका आंसर तो कर ही पाओगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उद्याचल का सही विलोम क्या है? उद्याचल का सही विलोम अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर आपको बताना है। हाँ समास मैं आपको करा चुका हूँ, संधि भी पढ़ा चुका हूँ। लगभग हिंदी में बहुत सारे टॉपिक आपके हो गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो टॉपिक आपका बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। चलो इसका आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन होगा डी, यानी कि अस्ताचल। उद्याचल का सही विलोम क्या होता है? अस्ताचल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? देखो वह जो दिया है कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर पुरुषवाचक? प्रोनाउन आप पढ़े हैं ना, तो प्रोनाउन आप जब पढ़ लिए तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वह कौन सा सर्वनाम है? चलो प्रोनाउन आपको पढ़ा दिया गया है, सर्वनाम। अब तो इसका आंसर कर सकते हो ना, फिर भी आप लोग का आंसर गलत क्यों हो रहा है? 50% लोगों का आंसर गलत हो रहा है। अब क्लासेस मिस कीजिएगा तो यही होगा। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो लोग ऑप्शन डी के साथ गए हैं उनका आंसर केवल सही है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहते हैं? कहता है कि जब प्रथम शब्द जो है संख्यावाचक और दूसरा शब्द क्या है? संज्ञा हो, तो उस समास को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जब प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाचक हो और दूसरा शब्द क्या हो? संज्ञा हो, उस समास को क्या कहते हैं? देखो इसके बाद जो सेट आपका यूनिक का है इसमें मैंने चेंजिंग किया है। इसमें जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपका अलग मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन अलग मिलेगा। तो इसलिए आप पूरी सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए इसका राइट आंसर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि चंद्रमौली में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 29 है चंद्रमौली में कौन सा समास है। और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की सदैव शब्द में कौन सी संधि है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चेंज है ना। चलो, तो चंद्रमौली में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या फिर द्विगु है। ठीक है, देखो हिंदी का और रीजनिंग का मैंने आपका सेम क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। जो आपका यूनिक का है उसमें सेम रखा है। बाकी जो भी सब्जेक्ट है जीके जीएस करेंट हो गया आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश हो गया, इसमें मैंने बदलाव किया है। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां से बना लेते हैं और यहाँ आते हैं कि कहते हैं कि ओह नींद आ रहा है, तो अब नींद नहीं ना आएगा। अगर आप नींद लीजिएगा तो आपका नया सेट पर छूटेगा। चलिए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृद्धि संधि है। याद है ना संधि कैसे करना था। वृद्धि मतलब बूढ़ा हो गया। मैंने आपको बताया था जहां भी कहीं भी डबल ओ की मात्रा है क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि होगा। पढ़ाया था ना कि वृद्धि मतलब क्या होता है, बूढ़ा। जहां कहीं भी आपको डबल ओ की मात्रा है क्या होगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ईमानदारी पूर्वक आप बोलो याद है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि वृद्धि मतलब क्या होता है, बूढ़ा। याद रखना है आपको। इतना अच्छे तरीके से मैंने आपको संधि पढ़ाया था, अब भूल जाओगे तो इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं। तो इसलिए आप संधि की क्लासेस देख लीजिएगा। अगर मेरी बात मानिए, संधि की क्लासेस आप देख लेते हैं तो आप क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में। तो रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन सभी को आता है। पहले 1 मिनट मेरी बातें सुन लो। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको रीजनिंग का क्वेश्चन करने नहीं आता है, और इसमें जो क्वेश्चन दिया है वह वास्ट दिया है, एकदम ईजी है। लेकिन आप इसको कम समय में कैसे करेंगे ये आपको सोचना है, आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन करने का आंसर करेंगे, आंसर करने का। ठीक है ना। ईमानदार, सच्चा, तो जिद्दी का क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको बताना है। देखो अब चलते हैं स्मार्ट वर्क में। अब देखते हैं कि रीजनिंग में स्मार्ट वर्क कैसे होगा। देखो बहुत अच्छा है, और ऐसे मैं डेली आपके लिए सेट प्रैक्टिस लाता रहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। देखो ईमानदार का क्या है, सच्चा है, तो जिद्दी का क्या होगा, तो फटाफट इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ईमानदार है तो इसका रिलेशन किसके साथ है, सच्चा के साथ है। तो अगला क्या हो जाएगा इसका, जिद्दी का क्या हो जाएगा, हट्टी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहाँ पे आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 30, तो आपको दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है कि क्या होगा। चलिए तो इसको बनाते हैं हम लोग। किसी को कोई समस्या है तो आप बता देना। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या है। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 31 है ना। किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए FGH है, दिया हुआ है ना। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है कि आप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि या कराना पड़ेगा। आप एक बार जो है कमेंट कीजिएगा कि यह क्वेश्चन आप कर लोगे या फिर से कराना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो रीजनिंग में अगर समस्या है तो ही आप पूछो, या क्वेश्चन आप कर लोगे या इस क्वेश्चन को आपको कराना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड देखेंगे, जीके जीएस, उसमें नया नया क्वेश्चन उसको भी देखेंगे। तो आपको जहाँ प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पे बताइएगा। चलिए, अगर किसी को समस्या है तो बोलो, बताते हैं। किसी को कोई समस्या है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। बस यहाँ पे आपको देखना है कि किस में कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। और अगर आपको यहाँ पे पता होगा तभी आप कर पाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन करना मतलब क्या होता है, टाइम को यहाँ पे वेस्ट करना।
क्योंकि यहाँ पे अब आप उस लेवल तक पहुँच गए हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो अगला वाला में क्या है, अपोजिट दे दिया है। देखो 3 है 24 है, यहाँ पे देखो डी है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 23 है 27 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 22 27, तो अगला का भी अपोजिट आपको निकाल देना है। इसमें भी देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्यू है एस है, यहाँ पे आर है, क्या है क्यू एस है, एक बढ़ा, यहाँ पे आर है तो एस है, यू है तो यहाँ पे 2 3 बढ़ा है। देखो एक कोशिश करूंगा मैं, देखो जो आपका यूनिक का है ना, तो इसमें आपका जो है टफ क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन एक कोशिश मैं कल से करूंगा कि इसमें भी चेंजिंग कर दूं। इसमें भी मैं कल से क्वेश्चन जो है चेंजिंग कर दूंगा, उसमें भी अपना से क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करके दूंगा। जैसे मैंने आज आपके लिए इंग्लिश का लाया है, ठीक है ना, जैसा इंग्लिश का लाया है वैसा ही आपको मैं कल से टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका रीजनिंग का भी दूंगा। तो एक बार आप कमेंट करो, क्लियर कर लो आप सभी की रीजनिंग का करवाएं या फिर आगे बढ़े, आप लोग जैसे कहोगे वैसे करूंगा। अगर आप लोग का यहाँ पे डिमांड होगा कि नहीं करवाइए तो हम रीजनिंग पहले पूरा कर लेंगे, है ना, तो आप लोग के डिमांड पे ही चलेगा। और इसलिए मैं यहाँ आपको पहले भेज चुका था। चलिए कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए सर। चलिए देखिए आगे देखते हैं, दिख भी नहीं रहा है सही से, स्कैन भी नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन भाई, चलो अब आ जाओ यहाँ पे जीके में। क्या क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 नहीं दिख रहा है ना, देखो तो क्वेश्चन नंबर 56 दिख रहा है क्या? हाँ चलिए बना चुके हैं तो बहुत अच्छा बात है, आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीज़ कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन दिखिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि 2 पतले कंबल उसकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? नहीं दिख रहा है? 360 पे मैं भी तो दिख रहा हूँ ना, मुझे तो दिख रहा है, तो मुझे कैसे दिख जा रहा है? क्वेश्चन है कि 2 पतले कंबल उसकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन समझिए, यानी कि उन दोनों के बीच हवा की तह बन जाती है, इसलिए वह गर्मी होते हैं, क्या होते हैं, गर्म देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देखो स्कैन करने में क्या होता है कि कभी कभी सही से स्कैन हो नहीं पाता है, इसलिए समस्या आ जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें समझ में आएगी। देखो अब दिखेगा, देखो यह कितना अच्छा से स्कैन हुआ है। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग आपको डिमेरिट देखने को मिलता है। अगला कि छाते में काले कपड़ों का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? आप देखेंगे कि छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, पता है ना आपको? चलो क्वेश्चन नंबर 50 से मैंने आपको बताना है। हाँ कल से मैं चेंज कर दूंगा, जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी बदलाव कर दूं, अब अपना ही सेट प्रैक्टिस करवाऊं, यही होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा वहाँ पे इजी है। अगला क्वेश्चन है कि छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा, यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए छाते में क्या करते हैं, काले कपड़े का प्रयोग करते हैं, है ना। अब भाई अब कौन, अब यहाँ पे किसका कमेंट आ रहा है कि अब क्लियर नहीं है? अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, पागल बना दीजिएगा आप लोग मुझे, इतना अच्छा दिख रहा है फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि अभी भी क्लियर नहीं है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, या ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। कृपया करके आप लोग वैसे कमेंट ना करें, इतना क्लियर होने के बाद भी आप लोग कहते हैं कि क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है, क्वेश्चन नंबर 58 है, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपको बताना है कि ठोस लोहे की गेंद जो है पारे पर क्यों तैरती है, तो फटाफट इसका आंसर करना है। देखो बातें नहीं करना है, क्वेश्चन का आंसर करो आप सभी, कि ठोस लोहे की गेंद जो होती है पारे पर क्यों तैरती है, मरकरी, पारा यानी कि मरकरी। ये सब है ना, जानबूझ के ऐसे कमेंट करते रहते हैं सब। हम तो देखते हैं जब कोई स्टेटस देखना हो तो क्वालिटी बढ़ा के देखेगा सब, कोई वीडियो देखना होगा तो फुल क्वालिटी में देखेगा, एचडी में देखेगा, और जब पढ़ाई की बारी आएगी तो 144 पे देखेगा, डाटा को बचाने की कोशिश होगी। डाटा बचेगा तब ना इसके बाद का वीडियो चलेगा।
अब डाटा ही खत्म हो जाएगा तो वीडियो कहाँ से चलेगा। चलो इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारे का आपेक्षिक घनत्व लोहे की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, यही रीजन है कि ठोस लोहे की गेंद पारे पर तैरती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिखेगा 59। किस ताप पर पानी का ताप सबसे कम आयतन होता है। देखो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, समझ जाइए। किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है 59 है कि किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है। तो आपको पता है कि पानी का सबसे आयतन कम कितना पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूर बज रहे किसी सायरन की ध्वनि से घड़ी मिलाने पर क्या होगी। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन भी बता रहा हूँ, आप आंसर करेंगे। कहता है कि दूर बज रहे किसी सायरन की ध्वनि पर, अगर कहीं कोई दूर अगर कोई सायरन बज रही है, यानी कि कोई भी आपको आवाज आती है, तो ध्वनि मिलाएंगे तो अब क्या होगा, अगर घड़ी की ध्वनि मिलाएंगे तो क्या होगी, सुस्त होगी, तेज होगी, सही समय होगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुस्त हो जाएगी। ठीक है, अगर कहीं दूर बज रहा कोई सायरन है, अगर ध्वनि से अगर घड़ी की आप समय मिलाएंगे, घड़ी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, वह सुस्त होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर क्या है। अरे कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, कल से मैं अच्छा से यहाँ पे अब टाइपिंग करके ही लगाऊंगा। एक्यूपंक्चर क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 है, 61 है। एक्यूपंक्चर क्या है, चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा। एक्यूपंक्चर क्या है, तो चीन में प्रचलित एक क्या है, चिकित्सा पद्धति का नाम है। अगला कि पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। अब पहाड़ों पे जाएंगे तो सांस लेने में कठिनाई होती है, इसका रीजन क्या हो जाएगा। ठीक है, आपस में बातें आप लोग मत कीजिए, इंग्लिश में पढ़ाइए। क्या इंग्लिश में पढ़ा है, जीके जीएस भी आपको इंग्लिश में पढ़ा है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अब एक दो स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पे, एक तो आपका यहाँ पे पीडीएफ सही से दिख नहीं पाता है, तो वहाँ पे मुश्किल है आपका। ठीक है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। चलिए, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों, इसका रीजन बताओ आप सभी। तो इसका रीजन है कि हवा का दाब बहुत कम होता है। देखो जहां हवा का दाब कम होगा ना, वहां पे सांस लेने में कठिनाई होगी। अब आप ऊपर ही जाओ, अब अगर आप ऊपर की जाओगे 3 से 4 किलोमीटर ऊंचाई पे जाओगे, तो वहां पे भी आपको सांस लेने में भी कठिनाई होगी, है ना। वहां पे भी वायु का दाब जो है कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब अभी देखते हैं कभी भी अगर कोई पहाड़ों पे जाता है या कहीं भी जाता है, चोटी वगैरह पे जाता है, तो ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हवा का दाब कम हो जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है कि किस धातु का गलनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है, गलनांक की बात हो रही है, तो किसका होता है, पता है ना, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं। देखो आपको बताना है कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक जोड़े की बात होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे जोड़ा नहीं पूछ रहा है ना। कितने जोड़ों क्रोमोसोम होते हैं ये भी पूछा जाता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 होता है। कितना होता है, 46 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से यूनिवर्सल डोनर रक्त कौन सा है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर रक्त कौन सा है, समूह आपको बताना है। ए है, ए बी है, ओ है, बी है, जो सबको दे सकता है। लेने वाला काम करेगा कि देने वाला काम करेगा, बड़ा तेज है। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ओ हो जाएगा, सर्वदाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे यार कहाँ चल जाता है, सारी समस्या इसी क्लास के साथ होती है। निम्नलिखित में से यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है, तो ओ हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, ओ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 66 दिखेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है।
चलो इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि जो फ्रांस की राजधानी है कहाँ पड़ती है, पेरिस है, वह किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस पड़ती है, आपको पता है, और पूछ रहा है कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिंध नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंध नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती है। मध्य एशिया की दो सबसे प्रमुख नदियां हैं, एक का नाम है आमू दरिया और दूसरे का नाम है सिर दरिया। अपना जल कहाँ गिराती है, कितना अच्छा नाम है। मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियां, एक है आमू दरिया और दूसरा है कि सिर दरिया। नाम बहुत चुन के रखा गया है, दाद देनी पड़ेगी ऐसे नाम चुनने वालों को। तो चलो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट करो। चलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अब आपके धीरे धीरे कमेंट भी हम लेंगे, तो पहले यहाँ पे आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरल सागर में। कहाँ गिरती है, अरल सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है। क्वेश्चन कह रहा है कि 460 है कि पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है, किसका अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपको 60 दिख रहा है कि पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है। अरे क्वेश्चन में आपको परेशानी क्या हो रही है, सारे क्वेश्चन आपको हलवा ही मिलेंगे तभी आप बनाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको आसान ही चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो क्वेश्चन है कि पनामा नहर पर किस देश का आधिपत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पनामा का। किसका है, पनामा का ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है। देखो आर्थिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक जो व्यस्त नदी है उससे संज्ञा किसको दी गई है। हाँ, टॉफी तो है, देखिए ना। अब यहाँ पे इतना इजी कहाँ पूछते हैं। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी लोगों को लग रहा है कि बहुत ही यहाँ पे वास्ट क्वेश्चन है। देखो वास्ट नहीं है, देखो आर्थिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक व्यस्तम नदी की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइन नदी को। ठीक है, सबसे व्यस्त यही नदी है, ठीक है ना, सबसे व्यस्त यही रहती है, राइन नदी है ना। चलो ये तो पढ़े हैं ना आप। चलिए अगला देखते हैं कि किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा एशियाई देश है जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका या फिर भूटान। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो कि कौन सा जो दक्षिण एशियाई देश है जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए कोई क्वेश्चन लॉलीपॉप है तो देखिए लॉलीपॉप होने चाहिए। अब मान लो कि हर क्वेश्चन आपके पास आए और आपको थोड़ा सा परेशान करे, तो इसलिए बीच बीच में लॉलीपॉप आपको मिलना चाहिए। तभी तो जब लॉलीपॉप खाइएगा तभी तो आपका हौसला बनेगा ना क्वेश्चन करने का। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूटान हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, भूटान को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संसार का रोटी का भंडार जो है किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलो यह क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो इसको हम बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित क्षेत्र। ठीक है, जो प्रेरित क्षेत्र है उसको जो है संसार का रोटी का भंडार के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। चलो कोई बात नहीं है, जिसको लॉलीपॉप लग रहा है यह क्वेश्चन करें। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी, संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, आपको इसका आंसर बताना है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। चलिए कुछ लोग 62 बता रहे हैं, 62 नहीं होगा। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा, जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो वोट डालने की जो आयु थी 21 वर्ष थी उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, आपको इसका आंसर बताना है। मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए
जो 92 संविधान संशोधन हुआ था, या फिर 93, 91 या फिर 96? तो चलिए इसके राइट आंसर को देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 91। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए तो फटाफट अगला क्वेश्चन कीजिए। जो 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया था? कौन कौन से भाषाएं था जिसको शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 74 है। चलो पता है तो इसका आंसर बताओ आप सभी। कौन कौन से भाषा को शामिल किया गया था? डोगरी, मैथिली, बोडो तथा संथाली। किसको? डोगरी, मैथिली, बोडो तथा संथाली भाषा को जो है शामिल किया गया था, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? देखो कौन सा युग जो है सम्मिलित नहीं है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? केरल है, या सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है? कौन सा एक इसमें गलत है? बाकी सब सही होगा। देखो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है ना, सही होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या हो जाएगा? केरल होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य क्या होगा? हरियाणा होगा। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा? पश्चिम बंगाल। गलत है ना, जनघनत्व वाला क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। बाकी सभी तो सही है ना। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको निकालना है कि इसमें कौन सा एक गलत है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? सिक्किम है। या फिर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? पुडुचेरी है। अगला कहता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप है। या फिर सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य बिहार है। अब इसमें क्या इधर है आपको बताना, एक ही गलत होगा, बाकी सब तो सही है। हाँ तो इसका गलत क्या हो जाएगा आंसर? सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य क्या है? बिहार है अपना, ये गलत है। ठीक है, बाकी जो है सही है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। और सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है कौन है? पुडुचेरी है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप है। और एक कमेंट का, एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिए आंसर। सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सभी को पता होगा लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। हाँ केरल है। चलिए किसका है? हसन खालिद का, रेशमी का, प्रीति का। चलिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो सारे कमेंट तो अभी मैं नहीं ले पाऊंगा, एक एक करके बाद में हम लोग देखते हैं। अगला कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर कीजिए क्या होगा? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, इसका नाम बताना है। चलिए कुछ लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, चलिए, और कुछ लोग ऑप्शन बी के साथ। यानी कि कहना है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सही होगा ना, केरल होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य क्या होगा? केरल होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कहाँ है? केरल है। लेकिन जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वह कौन हो जाएगा? वह हरियाणा हो जाएगा। क्या होगा? हरियाणा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? देखो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है। और सबसे कम कहाँ पे है? किसी को बताने की जरूरत है क्या? इसके लिए भी ऑप्शन चाहिए। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बस जहां हम लोग हैं वही तो है, अपना बिहार। हाँ कमेंट करना अपना बिहार, सही रहेगा। अरे भाई बिहार बता रहे हो, कम से कम अपना बिहार तो कह सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 80 है, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए प्रिया चौहान बताइए कि अपना बिहार, और लोग तो कोई नहीं बोले हैं अपना बिहार। देखिए अपना बिहार है तो अपना बिहार कहने में भी आप लोग को शर्म आ रही है, यानी कि बिहार में है तो आप लोग अपने स्टेट का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। ऐसा मत कीजिए। चलिए बिहार है तो गर्व से कीजिए। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं है। साक्षरता दर में पीछे है लेकिन और चीज़ में तो आगे है ना।
क्राइम में तो आगे है, टॉपर बनाने के मामले में आगे है, ठीक है ना। हाँ, बिहार में। चलो इसका आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महासभा। ठीक है, ऑप्शन डी जो दे रहे हैं उनका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हाँ देखो, निकालने में तो बहुत आगे है, पता है आपको, लेकिन देखो बिहार अपना भी बहुत आगे होता है, बहुत आगे होता है। ऐसा नहीं कि बिहार में जो है टैलेंट की कमी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, नेता लोग जो है देश को बर्बाद कर दिया। देश को क्या, आपने बिहार को खास करके बर्बाद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दिया। अब बेचारा मैट्रिक वाला जो पास हुआ, 2 विषय में जो फेल था, अब उसको पास दे दिया, वो डिग्री लेके क्या करेगा? हमको ये समझ में नहीं आता। उसको पास कर दिया। हम देखिए हैं ना, जो मैट्रिक में जिसका मैथ में 15 नंबर था, ठीक है, और जो 2 विषय में पास किया है उसको भी पास कर दिया। ग्रेस तो एक हम देखे थे कि इसके पहले अगर 5 है या 5 से 8 नंबर है तो आपको ग्रेस मिलता था, ठीक है ना, मैथ के लिए या अदर सब्जेक्ट के लिए, केवल एक विषय में। लेकिन ये 2 विषय में फेल करने के बाद 15 नंबर से सीधे खींच के 30 नंबर ले लिया, सीधे जो है 15 से 30 कर दिया। अब बताइए ये क्या करेगा 15 नंबर से लेकर 30 नंबर तक? अब जो बच्चा 15 नंबर का क्वेश्चन बनाया है, उसको अगर 30 नंबर दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि वह बच्चा क्या होगा। चलो इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 10। क्या हो जाएगा? 10 होगा ना अस्थायी सदस्यों की संख्या। चल एक बिहारी 100 पे भारी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन निम्न में से किसका प्रयोग जो है नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग जो है रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आप क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कीजिए, क्या होगा? हाँ बिल्कुल, आप लोग का डाटा भी खत्म हो जाता है। चलिए हाँ, डाटा खत्म तो होगा ही। अब 1.5 GB या 2 GB डाटा मिलता है तो उतना तो खत्म होना ही चाहिए। चलो इसका आंसर करते हैं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि द्रव हाइड्रोजन या फिर द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, या दोनों के योग से क्या बनेगा? रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है किसका? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? क्वेश्चन नंबर 83 है, आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्रियंका बोल दे कि और कितना देर करवाइएगा सर। देखिए जिनको जाना है आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, मैं तो आपको पहले ही बोल दिया हूँ, सेट प्रैक्टिस है भाई, 2 घंटे की सेट प्रैक्टिस होती है। लेकिन कम से कम अभी आपका यहाँ पे कितना हुआ? 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा, और आप लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप कितना देर करवाइएगा। आपको इतना तो पता होगा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो पता होगा कि आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग 83 क्वेश्चन पे हैं, तो जितना समय लगेगा उसमें और भी करेंगे। जिनको नींद आ रही है आप लोग जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, इसका आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेरॉयड हार्मोन क्या है? ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कमेंट करते हैं? रेशमी बोले सर आशिक लोग का भी ध्यान रखिए। अब उन लोगों का क्या ध्यान ध्यान रखा जाए? चलिए, अब मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकता हूँ। अब जिनको जाना है भाई जा सकते हैं। आस्की जो है ना काम नहीं आती है, जब समय निकल जाएगा ना तो सारी आस्की जो है खत्म हो जाएगी। कोई कोई कुछ काम में नहीं आएगा। अभी तो आस्की आएगी ही, लेकिन सारी आस्की जो है खत्म हो जाएगी जब जॉब नहीं होगा, उस समय पता चलेगा आस्की का मतलब क्या होता है। उस समय सोचेंगे अरे मैंने टाइम जो है बर्बाद ही क्यों किया। चलो अभी टाइम है आपके पास तो बेकार लग रहा है। स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं? तो इसका आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा होता है, फैट होता है। स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है? वसा होता है। हालांकि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम तो आपको पता है, मैंने यह क्वेश्चन कई बार करवा दिया है। यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा।
एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई जिनको जानना है आप लोग जा सकते हो। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर करो आप सभी। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर करो आप सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि जब किसी संसद सदस्य को लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ऑप्शन सी होगा ना, विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगुलहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? देखो यह क्वेश्चन करो, थोड़ा सा टफ है आपके लिए लेकिन कर पाओगे। अगुलहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? चलिए तो इसका राइट आंसर कीजिए। तो राइट आंसर पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर में। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे चलेंगे, उसमें भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है? रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है? ऊर्जा हमेशा बाहर आती है, ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर दोनों? अब आपको बताना है जब रासायनिक बंधन बनते हैं तो क्या होता है। केमिस्ट्री वाले होंगे तो आसानी से कर पाओगे, ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री वाले नहीं होंगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, पढ़ पाओगे। चलो रासायनिक बंधन क्या होता है कमेंट करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें ऊर्जा जो है हमेशा बाहर आती है। रासायनिक बंधन में क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, हमेशा बाहर की ओर आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलो क्वेश्चन नंबर 89, आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अभी तो 1 घंटा आपके क्लास का हुआ ही, कम से कम 1.5 घंटे तो करेंगे। 2 घंटे की जो सेट प्रैक्टिस है, कम से कम 1.5 घंटा तो करेंगे ना, तो उससे कम तो होगा ही नहीं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आपका एक बार में क्वेश्चन 89 है इसको एक 120 कर दे खत्म कर दे। अरे खत्म होगा तब ना करेंगे, सब क्वेश्चन को करना है ना। चलो तो इसका आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घर, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? देखो आपको अपना अधिकार जानना है और क्वेश्चन आपको अधिकार अपना बता रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश पर अधिकार शामिल है। आप चाहे तो कहीं भी किसी भी स्थान पे जा सकते हैं और कहीं भी जहाँ पे स्नान घाट है या होटल है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। ऑप्शन बी कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समानता का अधिकार, क्योंकि हर किसी के लिए समान ही होगा। ठीक है, हर किसी के लिए एक समान होगा, यानी कि समानता का अधिकार। चलो अगला क्वेश्चन करना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? और यह क्वेश्चन कल से लेके मैं अभी तक 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ, और उसके पहले कितना बार पढ़ाया हूँ पता नहीं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पता है ना, जल में 2 घुलनशील विटामिन होता है, कौन कौन? एक विटामिन बी होता है और दूसरा विटामिन सी होता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। और आपका वसा में क्या होता है कि विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ए होता है। यानी कि आप कीड़ा याद रखिएगा ना, कीड़ा, यह क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। तो कीड़ा याद रखिएगा, तो ये आपका वसा में है, और जो आपका बी और सी है वह कहाँ है? जल में घुलनशील है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? चलो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 92। अब इसके बाद हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पे चलेंगे, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? किसके पास है? अब ये कमेंट मत करना आप लोग, ये नरेंद्र मोदी के पास है। अरे उनके, हाँ उनके गांव के, उनके राज्य में है। चलो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो समुद्री तट जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है,
गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्वेश्चन नंबर 93 है, आपको इसका आंसर बताना है कि गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो फटाफट इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। देखो आप सभी अभी ही इतना उब रहे हो, अभी तो यहाँ पे अभी सेट प्रैक्टिस है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी आपका महामैराथन क्लासेस बाकी है। चलो अभी जो लोग हैं ना जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही है, अब ये दौड़ते आएंगे कहाँ जब मैराथन क्लासेस होगी ना। देखो आप वैसे कहानी हम जानते हैं ना, 2 साल से हम देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या होता है। जब 5 से 10 दिन रहता है ना तो स्टूडेंट सबका फोन आता है, सब कहता है कि सर पैसा आपको जितना लेना है ले लीजिए ना, पीडीएफ जो है दे दीजिए, आप उतना पीडीएफ दे दीजिए जितना एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। तो वो आते रहता है और उस समय मैं कहता हूँ कि मैं आपको ग्रुप में ऐड ही नहीं करूँगा, मैं ग्रुप में ऐड ही नहीं करूँगा। अब देखो अब यहाँ पे सही बात है, वहाँ पे पेमेंट मेथड लगाना अनिवार्य है। अब क्योंकि अब जो आएंगे ना अब आगे जो भी स्टूडेंट आएंगे ग्रुप में वो पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो इसलिए उनके लिए भी अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आएंगे, अब पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं आएंगे। पिछली बार का भी बात है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी ने। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है एक जो महात्मा गांधी का है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, यह बुक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कि पवित्र संधि निम्न में से किस देशों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94 है, आपको बताना है कि जो पवित्र संधि हुई थी वह किन देशों के बीच में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब हर ऑप्शन में आपके 4 देश दिए हुए हैं। अब इसका आंसर निकालना है, तो आपको शायद इसका आंसर पता नहीं होगा तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए शायद सही हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ठीक है, किसके बीच हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा के बीच हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है। अब इस क्वेश्चन के बाद आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। कहता है क्वेश्चन कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वह किस देवता को समर्पित किया गया है। तो फटाफट इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसके राइट आंसर को देख लेते हैं आप लोग के कमेंट के द्वारा। जय कुमार, राजू, प्रिया, सिमरन, आभा, अंजू, शशि, सदना, राजू, रोहित, जयश्री, गोमित, सोनाली, एमडी राजा, ज्योति रानी, सरफराज, पूजा यादव, श्वेता भारती, आरती, आभा, द्विवेदी, जयश्री। चलिए तो इसके बाद भी कमेंट लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा ए यानी कि कृष्ण को। जो पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर है वह किस देवता को समर्पित किया गया है, तो कृष्ण को किया गया है, ठीक है, कृष्ण भगवान को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है। अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट होता है यहाँ से और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कीजिए, तो फटाफट आंसर करना है। मानव संसाधन प्रबंधन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है। चलिए तो इसका राइट आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। कर्मचारियों का चयन, कार्य विश्लेषण, पद योग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी हो जाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है सभी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गए कथनों में से कौन सा एक उत्तम शिक्षक की पहचान नहीं है। देखो कह रहा है कि जो सर्वश्रेष्ठ टीचर होते हैं ना उसकी पहचान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 समझो, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा एक उत्तम शिक्षक की पहचान नहीं है। उसे अपने विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है, उसे बाल मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, उसे स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों का ज्ञान नहीं है, या फिर ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए जो कथन है उसमें से आपको बताना है कि एक उत्तम शिक्षक की पहचान कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी यानी कि सभी, है ना। चलिए जो लोग ऑप्शन डी आंसर दिए होंगे उनका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 98 है, निम्नलिखित में से कौन अध्ययन की आवश्यकता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अध्ययन की आवश्यकता पर बल देता है। मानसिक विकास, मार्ग निर्देशक, स्वस्थ मनोवृत्ति, या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसका आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन जो है अध्ययन की आवश्यकता पर बल देता है। पता नहीं इस टाइम में क्या है, 11 बजते बजते
स्टूडेंट सब टूटने लगते हैं, यानी कि सबको नींद ही आती है। पता नहीं 11 बजते हैं, जब 11 बजे के करीब चलते हैं ना, तो सबको नींद आने लगती है। और जिसको 11 बजे तक नींद आती है वही सोता है 2 बजे, 2 बजे ही सोता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन-सा अध्ययन की आवश्यकता पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सभी। मानसिक विकास, मार्ग निर्देशक और स्वस्थ मनोवृत्ति। ठीक है? अच्छा-अच्छा क्वेश्चन आपको होगा। ठीक है? अच्छा-अच्छा क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकों में आत्मविश्वास, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास किससे होता है? अभी आप देख रहे थे ना, इसके पहले जो क्वेश्चन चल रहा था वहाँ पे कंटिन्यू, अब इसके पहले क्या ले रहे थे क्वेश्चन? जीके जीएस, तो वहाँ पे करीब आप 120 के आसपास देख रहे थे, 115 देख रहे थे। अब जैसे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, अब जो है देखिए संख्या जो है घट के नीचे आ गई है और टाइम भी जो है अब 11 के करीब पहुँच गया है। बालकों में आत्मविश्वास, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाद-विवाद से होता है। चलिए। रोहित बोल रहे हैं कि आपके लिए हर एक टाइम में हाजिर है, लेकिन आप अपनी क्लासेस 2 दिन से शायद 3 बजे मिस कर रहे हैं, ये भी पता आपको होनी चाहिए। चलिए, वाद-विवाद से हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा कारक अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 100 है। आपको बताना है कि कौन-सा कारक जो है अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है? आवश्यकताएँ, आकांक्षा, प्रतियोगिता या फिर सभी? चलिए, क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताइए। ऑप्शन डी। चलिए, बहुत अच्छा। आवश्यकताएं, आकांक्षा, प्रतियोगिता, सभी सभी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारण तत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर करना है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कितना है? 101 है, तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? चलिए, तो इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक नियम। संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारण तत्व क्या है? तो सामाजिक नियम है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अभिप्रेरक के अभाव में प्राणी जीवित नहीं रह सकता है? देखो, मोटिवेशंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था ना, मोटिवेशंस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है, अर्जित अभिप्रेरक क्या होता है? तो कहता है कि किस अभिप्रेरक के अभाव में प्राणी जीवित नहीं रह सकता है? मनुष्य को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? देखो, जो जन्मजात अभिप्रेरक होती है ना, उसके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। अरे भाई, अर्जित क्या है? अब देखो, अर्जित में और जन्मजात में आप समझ तो ले, क्या होता है अंतर? देखो, जन्मजात क्या होता है? जो जन्म के समय से ही होता है, जैसे भूख लगना, यह जन्मजात है। भूख लगना, ठीक है, नींद आना, क्रोध आना, ये सभी क्या है? जन्मजात है। तो इसके बिना क्या है, मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। मान लो भूख लगेगा तो उसके बिना जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन अर्जित क्या होता है? अपने से अर्जित करना। अगर कोई सामान अगर आप अपने से अर्जित करते हैं तो आप उसके बिना रह सकते हैं। अगर कोई चीज अगर आप अपने से अर्जित करेंगे ना, तो उसके बिना तो आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो जन्मजात अभिप्रेरक है, अगर आपको नींद ही नहीं आए, भूख ही नहीं लगे, इसमें प्यार आना भी होता है, क्रोध आना भी होता है, ये सभी जन्मजात होता है। ठीक है, क्रोध आना, किसी पे प्यार आना, ये सभी जो है जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अभाव में मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा जन्मजात अभिप्रेरक हो जाएगा। अर्जित, तो आप जो अर्जित आप करते हैं ना, उसके बिना आप जिंदा रह सकते हैं, पैसा ही कमाते हैं, तो क्या उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं? उसके बिना रह सकते हैं, लेकिन उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? हाँ बिल्कुल, प्यार आना भी जन्मजात ही है। ठीक है, चलो, हाँ वो भी जन्मजात ही है, जन्मजात अभिप्रेरक है। अरे भाई, प्यार होने का मतलब ये प्यार नहीं होने वाला, जो प्यार आना, क्रोध आना, गुस्सा आना। अब आप लोग भी ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? दिख रहा है ना कि शिक्षक पर्यवेक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था करना। इसका मुख्य लक्ष्य होता है क्या? प्रशासनिक व्यवस्था करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक क्या सीखता है? क्वेश्चन नंबर 104 है, एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है क्या? ज्ञान से, परिवेश से, अध्यापन से, छात्रों से? देखिए जो टीचर सीखता है ना, वह टीचर किससे सीखता है? वह अध्यापन से सीखता है। स्व अध्यापन अध्यापन से ही टीचर जो है सीखता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक वस्तुतः सीखता है किससे? अध्यापन से। अगला क्वेश्चन है कि वह आंतरिक शक्ति जो अनेक उद्दीपनों का परिणाम होती है क्या कहलाती है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 105 है, इसका आंसर करना आपको। चलिए क्या चीज़ के बारे में आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं, ये चीज़ हम नहीं समझे। हाँ बिल्कुल, हाँ अध्यापन इसके लिए, हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह आंतरिक शक्ति जो उनके उद्दीपनों का परिणाम होती है। ये उद्दीपन क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हो जाएगी। वह आंतरिक शक्ति जो उनके उद्दीपनों का परिणाम होती है क्या कहलाती है? मोटिवेशन कहलाती है, यानी कि अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। आपको अभी पता है ना कि एक जन्मजात होता है और एक अर्जित होता है, अभी मैंने आपको बताया है। चलो बहुत सारी चीजें होती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 106, किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? देखो जो प्राथमिक विद्यालय है उस शब्द का प्रयोग किस कक्षा के लिए किया जाता है? 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 10 तक, कक्षा 1 से लेके 5 तक, या फिर नर्सरी की जो कक्षाएं होती है उसके लिए? अब इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत करना आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक होता है ना, उसके लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका डैश की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डैश की ओर बढ़ना है। कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर? देखो इसमें क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर का है। जिन पियाजे का सिद्धांत है उसमें का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? भारत में जो माध्यमिक शिक्षा है ना, उसकी अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 5 वर्ष? तो फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या होती है? भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी वर्ष होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 वर्ष होती है। ध्यान है ना, 4 वर्ष होती है माध्यमिक शिक्षा की अवधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थी जो है अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रभाव कारण क्या है? देखो आप किसको मानते हैं? अनुशासनहीनता का कारण जो है सबसे अधिक किसको मानते हैं? शिक्षकों की अनुपस्थिति, या जब टीचर क्लास में नहीं रहते हैं तभी जो है बालक क्या है, हल्ला करते हैं, यानी कि अनुशासन को तोड़ते हैं। फिर ऑप्शन बी कहता है कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के कारण होती है, कोर्स का पूर्ण ना हो पाना, या फिर विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। तो आपको बताना है कि अनुशासनहीनता का क्या कारण होता है। देखो आपको बताना है अनुशासनहीनता का कारण जो है इसमें क्या हो जाएगा। देखो अनुशासनहीनता के बहुत सारे कारण होते हैं। अभी से 2 दिन पहले बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आप उसमें नहीं थे लेकिन उसमें मैंने टॉपिक पढ़ाया था। देखो कुछ टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है वहाँ पे थ्योरीज वाइज आप पढ़ लीजिए तो आपको फायदा होगा। देखिए वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि अनुशासन के क्या दोष हैं। ठीक है, साथ ही अनुशासनहीनता को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बताया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। अब देखो अगर क्लासेस में
बच्चे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे, मान लो कि अगर बच्चे हैं, टीचर भी है क्लासेस में, अगर टीचर अगर बच्चे से कोई काम नहीं करवा रहा है, अगर कुछ भी है, अगर होमवर्क है या जो क्लास में वर्क है, अगर बच्चा नहीं करेगा, अगर उसमें शामिल नहीं होगा, उसी बीच में वह अनुशासन को तोड़ेगा। अगर काम करता रहेगा तो उसका ध्यान काम पे ही होगा, फोकस होगा। तो वही कह रहा है कि विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना, यही जो है अनुशासनहीनता का सबसे अधिक कारण है, प्रबल माना जाता है। हालांकि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या आप लोग को नींद आ रही है? अब तो अंधेरा है ना। बस आप लोग अपने आप से एक नारा दो कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। बस अपने आप से बोलो आप सभी कि यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दो जहां अंधेरा है। चिराग जब जल जाएगा ना तो नींद भाग जाएगा। तो इसलिए ध्यान दो, अपने से रखो सब। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते कि एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अंधेरा है तो अंधेरा को कौन जला सकता है? चिराग ही तो जला सकता है, भगा सकता है। देखो सारे क्वेश्चन इसमें मिक्स है, इसमें केवल आपका 2020 वाला नहीं है। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट, विषय की वस्तु में दक्षता। ठीक है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? विषय वस्तु में दक्षता होनी चाहिए, है ना। चलिए, आंखों की बैंड बज गई है मेरी। अरे तो आप सोइए तो सही, हम तो कह दिए ना, जिनको क्लासेस नहीं करनी है आप सो सकते हैं। अब इतने लोग गए हैं, आप देखेंगे कि 130 के आसपास थे यहाँ पे स्टूडेंट, अब इतने लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं, 20-25 लोग हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको कोई रोक थोड़ी ना रहा है। आपको अगर क्लासेस अच्छा लग रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लासेस तो कीजिए, अब नहीं तो आप सो सकते हैं ना। बस वही होगा, आप उस समय जब कहेंगे कि सर आप क्लासेस जो दिए थे हम नहीं कर पाए थे, तो हम क्या बोलेंगे? हम वही बोलेंगे ना कि मेरा जो फर्ज था मैंने अदा किया, मेरा जो फर्ज था मैंने अदा किया, मंजूर खुदा को, नहीं तो इसमें हम क्या करें। मेरा जो फर्ज है हम अदा कर रहे हैं, हमें तो नींद नहीं आ रही है, हम भी तो इंसान ही है ना, हम भी इंसान ही है ना, हमको भी तो नींद आती होगी ना। ये चीज आपको समझ में नहीं आती है। चलो, एक सेमेस्टर कितने महीने की अवधि होती है? तो सभी को पता है सेमेस्टर वाइज कितने की होती है? 6 महीने की होती है। सेमेस्टर अपने यहाँ कितने की चलती है? 6 महीने की चलती है। जब हम क्लासेस दे रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि 10 बजे तक सोए रहते हैं, सुबह 9 बजे भी आपको क्लासेस देनी होती है मुझे। जब क्लासेस देनी होती है तो उससे 1 घंटा पहले हर किस तैयारी करनी होती है, आपके पीडीएफ बनाने पड़ते हैं, क्लासेस की शेड्यूल लगानी होती है, थंबनेल बनाने होते हैं, हर कुछ करना होता है। इसके बाद भी बहुत सारे कार्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बहाना बनाने वाले के लिए बहुत बहाना है, सोइए आप सही। अगला कि सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है? और यह क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। क्वेश्चन है सकारात्मक अधिगम जो है परिवेश का तत्व कौन सा नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन सा नहीं है? सीखने वालों को अभिप्रेरित करना, रुचि का सृजन करना, बलपूर्वक नियंत्रण करना, या फिर क्रियाओं का नियोजन करना। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। कहने का मतलब कह रहा है कि जो सकारात्मक अधिगम है, सीखने का जो परिवेश है, जो पॉजिटिव है, उसमें क्या नहीं आता है। देखो, अगर आप किसी को बलपूर्वक करेंगे ना, जैसे जैसे कि अगर मैं किसी को इसमें कहूँ कि बलपूर्वक तुम नहीं जाओ क्लासेस छोड़ के, तुमको पढ़ना है, तो यह सकारात्मक नहीं है। यह क्या है? यह सकारात्मक नहीं है, यह आपका निगेटिव हो जाएगा। यह जो है अधिगम जो होगा निगेटिव हो जाएगा, सीखने का जो परिवेश हो जाएगा निगेटिव है, निगेटिव की ओर इशारा करेगा। तो सीखने वालों को अभिप्रेरित करना, जो व्यक्ति अगर सीखना चाहता है उसको आप मोटिवेशन देते हैं, तो यह आपका सकारात्मक अधिगम है। ध्यान दो, अगर उसके रुचि है, रुचि में भी आप सृजन करते हो, वो भी आपका सकारात्मक है। जो उसकी क्रिया है, उसका नियोजन होता है, वो भी सकारात्मक है। लेकिन किसी को बलपूर्वक नियंत्रण करना कि तुम क्लासेस छोड़ के नहीं जाना, क्लासेस छोड़ के जाओगे तो फिर यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस से निकाल दिए जाओगे या चीज़ों का, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? यह बलपूर्वक नियंत्रित हो जाएगा। तो यही जो है इसमें नहीं होगा, और ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
चलो, तो यह बलपूर्वक नियंत्रित करना ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। चलो, क्वेश्चन है कि विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है। देखो, कोई समस्या नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो कोई बात नहीं, आती है, हर हर समस्या का समाधान होता है। तो वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है, तो आप मॉर्निंग में देख लीजिए, जब आपको टाइम मिले आप देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, यही होगा, थोड़ा सा आपके लिए परेशानी होगी कि आप लाइव कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाठ सहगामी क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार कराया जा चुका है, फिर भी आप लोग का आंसर जो है गलत हो रहा है। अब आप एक चीज बताइए कि यह क्वेश्चन आपके सामने लगभग 2 से 4 बार आ चुका है, फिर भी आप इसमें गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, तो फिर जब यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो फिर क्या करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। यदि एक छात्र आपकी क्लास में विघ्न पैदा करता है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा। अगर आपकी क्लास को कोई अगर छात्र जो है खराब करना चाहता है, यानी कि उसमें बार बार विघ्न डालता है, तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आप क्या करेंगे। अब देखो, चलो वहां पे छोड़ो, आप क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक छात्र आपकी क्लास में विघ्न पैदा करता है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा। क्या हुआ, आप लोग क्या करते रहते हैं। कृपया करके आप लोग रिप्लाई ना करें तो बेहतर होगा। आप लोग एक दूसरे का रिप्लाई ना करें तो अच्छा होगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो आपको रिप्लाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग नहीं कीजिए। जिनको जल्दबाजी है आप थोड़ा सा वेट कर ले। चलिए, आपकी दृष्टि में क्या ध्यान आप लोग भटका देते हैं। चलिए, क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि अगर कोई छात्र आपकी क्लास में विघ्न पैदा करता है तो क्या करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप उससे किए गए कार्यों के कारणों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसको भगा तो नहीं देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में बालक अक्सर चोरी करता है तो आप उसको कैसे संभालोगे। चलिए, क्या आप बोल रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊं कि उसी पर ध्यान रखूं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कृपया करके कमेंट ना करें। अगर मेरी नज़र कमेंट पे पड़ गई, अगर एक्स्ट्रा किसी का भी कमेंट होगा उसको ब्लॉक करूंगा। अब एक चीज़ जान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूँ तो इसका मतलब हर कमेंट में पढ़ नहीं रहा हूँ कि आप लोग आपस में क्या विवाद क्रिएट कर रहे हो। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग ऐसे बिहेव भी मत करो। और कृपया करके आप लोग जो है कमेंट करने की कोशिश मत करो कि क्या है नहीं है, मैं जब रिप्लाई दे रहा हूँ। हाँ, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है आप वही कमेंट करो। चलो, अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में बालक अक्सर चोरी करता है तो आप कैसे संभालोगे। इस तरह के व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करूंगा और निवारक कदम उठाऊंगा। देखो, अगर वह चोरी करता है तो किस कारण से चोरी करता है, सबसे पहले इसका रीजन पता होना चाहिए। आखिर चोरी करता है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, फिर उसका क्या समाधान हो सकता है वो चीजें उसको बताया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आईक्यू एक व्यक्ति का एक सूचकांक क्या है। आईक्यू जो है एक व्यक्ति का एक सूचकांक है, किससे संबंधित है। आप सुनते हैं ना आईक्यू लेवल, किससे है, बुद्धिमत्ता से है। क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता से हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिखेगा 17 है। भारत में पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि प्राप्त न होने के मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिखेगा। भारत में पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि प्राप्त न होने के मुख्य कारण क्या है। कोष की कमी, कोष के उपयोग की अक्षमता, सही सुविधाओं की कमी, या फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए इच्छा पूर्ति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका फास्ट रिप्लाई करो आप सभी कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग का आप भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का ही आ रहा है। क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि प्राप्त न होने के मुख्य कारण क्या होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही सुविधाओं की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सही सुविधाओं की कमी हो जाएगी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूलों में जो पीटीए होता है, ठीक है, जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है।
स्कूल में क्या होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, बच्चों को नियंत्रण में रखना, शिक्षा में उपचारात्मक संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त कोष का संग्रह करना। ऑप्शन सी, स्कूलों द्वारा झेले जाने वाली समस्याओं को बांटने के लिए, या फिर ऑप्शन डी, स्कूल के कार्यक्रमों में सुधार शामिल करने के लिए। तो पीटीए क्या है, उसमें पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का क्या पर्पस होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शिक्षा में उपरचनात्मक संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त कोष का संग्रह होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में उपरचनात्मक संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त कोष का संग्रह हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा का विचार देने वाले कौन थे? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा का विचार देने वाले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचारक क्या है? तो 1 मिनट का समय दूंगा आपको, 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, कुछ लोग का काम ही होता है कि यहाँ पे विवाद क्रिएट करना, आप लोग उससे दूरी बनाइए, आप लोग बच्चे नहीं हैं। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कुछ लोगों का काम होता है, देखो एक चीज़ है ना, एक चीज़, चलो इस क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं, आप लोग जाना नहीं, जो आपस में विवाद करते हैं ना वो बहुत बुरा लगता है। सभी जो है कम से कम मिल के तो रह सकते हैं। देखो आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, जितने लोग हैं सभी जो है अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, फिर आपस में विवाद क्या है, क्या चीज़ का विवाद है? ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के पास में है तो किसी से आपका ज़मीन का झगड़ा है, या किसी से कोई पर्सनल इशू है, तो ये चीज़ क्या है? चलो इसका आंसर कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का प्रचार किसने किया था, विचार दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन था विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की उपलब्धि का स्तर। ठीक है, चलो अब बताओ आप सभी को क्या समस्या हो रही है, अब एक बार कमेंट करो आप सभी। अरे आपस में कम से कम मिल के तो रख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, किस, यहाँ पे किसी से क्या कुछ लेना देना है? कुछ नहीं है, सभी जो अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के पास में पड़ोसी हैं, शायद आपको शाम में आप उससे कुछ मांगे हैं, नहीं दिया है तो आप झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसी में कुछ मांगने गए थे, अब नहीं दिया तो उसको लेके झगड़ा, क्या चीज़ का झगड़ा है? तो वही वाली बात होगी कि क्या बनाने आए थे क्या बना दिए, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे हैं, कहीं मंदिर बना बैठे हैं तो कहीं मस्जिद बना बैठे। ध्यान दीजिएगा कि क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे हैं, कहीं मंदिर बना बैठे हैं तो कहीं मस्जिद बना बैठे हैं। अरे हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की, कि कभी मंदिर पर जा बैठे हैं तो कभी मस्जिद पर जा बैठे हैं। सब एक है, हम लोग क्या बना रहे हैं ये आपको भी पता है, और क्या बनाने आए थे ये भी आपको पता है, तो इसलिए इससे बचिए, सब एक ही है, ऐसा नहीं है। सही कहता है, इंसान से अच्छा तो बस परिंदे ही हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम वो तो समझता है ना इस बात को, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है, कौन क्या है नहीं है ये चीज़ आप देखते हैं ना, कम से कम कुछ तो सीखिए, आप बच्चे नहीं हैं। अरे मान लेते हैं कि कोई कोई गर्ल से है या कोई बॉय से, अगर कोई कमेंट कर देता है, ठीक है, अगर उसकी समस्या हम अगर उसको बोल देते हैं तो आपको उसको क्या करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ हो सकता है सर बोले हैं तो इसे गलती ऐसा ना करो, या चीज़ उसको आपको सांत्वना देना चाहिए, आप उसका लगते हैं खिंचाई करने तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। किसी बच्चे को अगर कहा जाता है, आप भी उसका मजाक उड़ाएंगे तो फिर समस्या तो होगी ना, प्रॉब्लम तो आएगी ना। मान लो आपके साथ हो तो क्या हो जाएगा? तो इसलिए आप लोग आपस में विवाद क्रिएट मत कीजिए, मिलजुल के रहिए तो अच्छा है, किसी का खिंचाई मत कीजिए।
सभी एक हैं। अब मान लीजिए कि आज आपको बोल रहे हैं ना, कल आपको हम बोल दें, कल आप कोई गलती की है, आपको बोल दें, तो दूसरा आपका भी खिंचाई करने लगेगा, तो क्या चीज़ है? ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अब जो है सभी मिल-जुल के रहें, यहाँ पे कुछ नहीं है। सभी जो है सेम रहें, किसी के साथ किसी के लिए कोई भी झगड़ा नहीं है। बस हाँ, यही बात है कि आप अलग से आते हैं तो देखिए, प्यार बनाइएगा तो कोई भी आपका नाम ही लेगा, क्लासेस या अलग भी है जो आपका फ्रेंड है, कम से कम इतना तो कहेगा कि कम से कम क्लासेस खत्म होने के बाद ही आप लोग आपस में कितने फ्रेंड भी होंगे। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाते हैं, क्या लाते हैं, ठीक है? आप लोग सोइए जिन लोगों को नींद आ रही थी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आज का सेट प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे कल मॉर्निंग 9 बजे की क्लासेस में, जो क्लासेस होगी टेक स्टडी 2.0 पे बात करेंगे, है ना? तो आपका जो सेकंड चैनल है टेक स्टडी 2.0 पे, वहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट के साथ कल मिलेंगे मॉर्निंग 9 बजे। उसके बाद जो आपकी सेकंड क्लास होगी वह दोपहर 3 बजे रिवीजन क्लासेस होगी, और फिर कल नाइट में फिर एक और नए सेट प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे 9:45 में। जय हिंद, शुभ रात्रि।